दो चरणों का चुनाव और ठेठ पूर्वांचल में आखिर क्या मुद्दा हावी रहने वाला है, किस तरह से पार्टियां समीकरण को साध रही हैं, इन्हीं तमाम पहलू पर बातचीत के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। उनका तारुफ आपसे करा दें। प्रोफेसर भुवन जोशी, समाजवादी पार्टी के नेता, साथ साथ हीरो वाजपेयी जी, प्रवक्ता बीजेपी के एनके सिंह सर, वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता धीरेन्द्र पुंडीर सर भी लगातार बने हुए हैं। एनके सर, सबसे पहले आपका ही रुख करेंगे। दो चरण के चुनाव बाकी हैं ठेठ पूर्वांचल में। एक तरफ वाराणसी है, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र, गोरखपुर है जहां से योगी आदित्यनाथ लगातार सांसद रहे 5 बार, आजमगढ़ है जहां से अखिलेश का एक तरह से गढ़, समाजवादी पार्टी का गढ़, और कुशीनगर से लल्लू का जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका भी एक तरह से वहां पर जनाधार एक जमीनी नेता के तौर पर। क्या मुद्दे रहने वाले हैं, विनिंग फैक्टर क्या रहने वाला है? एक तरफ समाजवादी पार्टी जातीय गोलेबंदी के जरिए बीजेपी को साध रही है, बीजेपी को हमला कर रही है, दूसरी तरफ बीजेपी सांस्कृतिक और राष्ट्रवाद का मुद्दा उठा रही है। आपने जो लास्ट सेंटेंस कहा कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मुद्दा उठा रही है, दरअसल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, मंदिर, आतंकवाद, ये बीजेपी को पहचान देते हैं, एक बेस वोट देते हैं, आधार वोट तैयार करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि जो आधार वोट से जब ज्यादा आपको लेना होता है और आप सरकार में होते हैं तो आप अपने काम दिखाते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि 5 किलो अनाज, 2000 रुपए और तमाम जो इमदाद दिए हैं वो करीब 2000 रुपए महीने उन गरीबों को और 1,90,00,000 परिवारों को लगभग मिला है। मकान वगैरह भी मिले हैं। तो आपको फोकस इस पे करना चाहिए था। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आज गांव के ईस्टर्न यूपी के इलाकों का मुद्दा नहीं है। तो बीजेपी यहां पे गलती कर रही है। उसने जो इमदाद दिए हैं 5 साल और पिछले 2 साल से, मेरे ख्याल से उस पर फोकस करती तो ज्यादा अच्छा रहता। बहरहाल सोशल इंजीनियरिंग जितनी अच्छी समाजवादी पार्टी ने किया है तमाम जातिवादी ग्रुपों से मिलके, ये एक बड़ा फैक्टर है। तो हमें देखना यह है कि वो जो वोटर है वो ये जो मदद मिली हुई है 2 साल से मिल रही है, 5 साल से मिल रही है, उससे ज्यादा मुतासिर होता है या सोशल इंजीनियरिंग जो हुई है, कास्टवादी इंजीनियरिंग जो हुई है, उससे ज्यादा मुतासिर होता है। मुझे लगता है कि इन इलाकों में चूंकि गरीबी है तो मुझे लगता है कि जो मदद है वो बेटर करेगा और लोग प्रेफर करेंगे कि ये मदद हमें मिलती रहे। ये जो अनाज मिल रहा है मुफ्त का और 2000 रुपए लगभग टोटल हर महीने मिल रहे हैं तमाम तरह से, ये मिलता रहे। तो मुझे लगता है कि यहां पे बीजेपी इंप्रूव करेगी अपेक्षाकृत। बाकी 4 जो चरण हुए हैं उससे ज्यादा इंप्रूव करेगी और आज भी इंप्रूव करेगी आज के चुनाव। एनके सर, क्या इन मुद्दों से माहौल बन जाता है, क्योंकि पूर्वांचल में माहौल की लड़ाई बड़ी अहम हो जाती है? संक्षेप में फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा सर। देखिए, माहौल बिल्कुल बनेगा, माहौल बनेगा, लेकिन जो टैक्टिकल गलती बीजेपी कर रही है, आज मोदी जी इमोशनल कार्ड ले रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है कि मैं मरूंगा तो यही मरूंगा। ये तो बेस मोदी जी के प्रति जो लोगों का सम्मान है, प्यार है, वो एक अलग है। लेकिन आज इमोशनल कार्ड की जगह आप ये बताते हैं कि इस गरीब इलाके में जहां पे लैंड होल्डिंग 0.6 हेक्टेयर है, नेशनल एवरेज के आधी है, गरीबी जबरदस्त है, उसमें आपने क्या किया है, क्या मदद की है? अगर ये डायरेक्ट डिलीवरी के प्रोडक्ट्स बताते तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा रहता। जो बीजेपी चूक रही है, और मेरे ख्याल से बीजेपी के रणनीतिकार सारे चूक रहे हैं, यहां एक गलती कर रही है जो समाजवादी पार्टी को फायदा देने जा रहा है। हीरो वाजपेयी जी, टेक्निकल मिस्टेक हो रही है क्या? क्योंकि सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो तो लगातार आप लोग गिना रहे हैं, लेकिन उसकी बजाय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मुद्दा जिस तरह से बड़े नेताओं की तरफ से लगातार गिनाया जा रहा है, पूर्वांचल में सभी आपके नेता मौजूद हैं, क्या जमीनी तौर पर यह मुद्दा हावी हो पाएगा? देखिए, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद तो पूरे देश में है और वो पूरे देश का मुद्दा है। और जो एक बात अभी कही सिंह साहब ने बहुत बढ़िया कही कि जो योजनाएं सरकार की जमीन तक पहुंची हैं वो बात भी हम लोग कर रहे हैं, पर जो चुनाव में रैली हो रही है, चुनाव में जो भाषण हो रहे हैं, उसके अलावा भी नीचे तक लोग घर घर जा रहे हैं। और जो हमने एक नया वोट बैंक क्रिएट किया जिसका नाम है लाभार्थी, और जिसमें कास्ट, क्रीड और रिलीजन का अंतर नहीं रखा हमने। सरकार की योजनाएं जनता तक सीधे पहुंची हैं, बिचौलिए हटे हैं, लगातार तमाम चीजों की उपलब्धि, चाहे राशन हो, शौचालय हो, आवास की सुविधा हो, बिजली हो, इस तरह किसान सम्मान निधि हो, ऐसी योजनाएं लोगों तक पहुंची हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक नया वोट बैंक क्रिएट किया जिसका नाम है लाभार्थी। उन तक हमारी पहुंच है। पर एक बहुत बड़ा जो विषय चल रहा है इस पूरे देश में या इस प्रदेश में
आतंकवाद, अलगाववाद लोगों का है, तो उसमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी एक बड़ा मुद्दा है। तमाम तरह की जो चीजें विकृति वर्षों से चली आ रही थी, चाहे संस्कार हो, संस्कृति हो, धर्म हो, इतिहास हो, हमारी गौरव गाथा हो, पूजा पद्धति हो, इन तमाम चीजों का भी महत्व लोकतंत्र में है और चुनाव के दौरान पार्टियां अपनी बात कहती हैं। चर्चा में हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी जी भी जुड़ चुके हैं। लेकिन भुवन जोशी जी, सबसे अहम सवाल, एक तरफ आंकड़ा है बीजेपी का लाभार्थियों का, दूसरी तरफ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर, आतंकवाद के मुद्दे को लेकर बीजेपी आप पर हमलावर है। साइकिल कैसे दौड़ेगी छठे और सातवें चरण में? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी जो चुनाव लड़ रही है 2022 में, हम लड़ रहे हैं चुनाव किसानों के मुद्दे पे, हम लड़ रहे हैं यहाँ के बेरोजगार युवाओं के मुद्दे पर, हम लड़ रहे हैं चुनाव मातृशक्ति के लिए, हम लड़ रहे हैं उन मजदूरों के लिए जिन्हें खस्ता हालत में छोड़ दिया गया कोरोना काल में तड़प के मरने के लिए। हम इन लोगों के लिए लड़ रहे हैं और साइकिल चल चुकी है। और निश्चित तौर पे आपसे कहना चाहता हूं कि 10 मार्च को माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये कितना ही कोशिश करें कि चुनाव को हिंदू मुस्लिम करें, किसी तरह से करें, लेकिन जनता ने मन बना चुका है कि वो केवल जब जनता से वोट मांगने जा रहे हैं तो जनता इनसे पूछ रही है 700 किसानों की हत्या का हिसाब दो। जनता पूछ रही है इनसे कि क्या जो फर्जी मुकदमे लग गए उसका हिसाब दो। जनता कह रही है अपने गृह राज्य मंत्री ने जो चढ़ाई उसका हिसाब दो। और इनके जो मातृशक्ति कह रही है। धीरेन्द्र सर, लगातार सोनभद्र से लेकर सहारनपुर तक आप यूपी को कवर कर रहे हैं। ग्राउंड पर ये मुद्दे कितने, और खास करके अब जब छठे और सातवें चरण में पूर्वांचल का इलाका है जहां जातीय समीकरण हावी होते रहते हैं अक्सर चुनाव में, वहां पर जमीनी मुद्दे क्या हैं और बुलडोजर की गूंज कितनी जमीन पर दिख रही सर? देखिए, दो चीज़ें अगर हम लोग बात करते हैं तो एक तो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है जो सब तरफ है, जिसकी सब तरफ से सरकार को, मतलब पहली सरकार होगी बहुत लंबे अरसे में 30-35 साल में जो अपने आप को लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर अपनी तरफ से कर रही है। जब वापस चुनाव में जा रही तो अपने लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर जा रही है, वरना उत्तर प्रदेश ने लॉ एंड ऑर्डर पर ही चुनाव में सरकारें बदली हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये कि जो बाकी तमाम चीज़ें, किसान या तमाम चीज़ें, ये जातीय समीकरणों का साधना भर है। उसमें ये कह पाना कि बहुत ही ज़्यादा मुद्दों का, मुझे लगता है कि मुद्दों को लेकर हम लोग जो बातें कर रहे हैं वो ज़्यादातर वो जातीय जो इस समय नई जो समीकरण बन रहे हैं उनको एक रूप देने से ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर जगह पर अगर हम लोग आवारा पशुओं का मुद्दा देखते हैं तो बहुत बड़ा मुद्दा ज़रूर दिखाई देता है, लेकिन जब आप उसी को उस जाति से पूछते हैं जो बीजेपी को सपोर्ट करती हुई दिखती है तो वो एकदम आपको ये कहेगी सीधे तौर पर, वो कहीं भी उनके खेतों में पीछे की तरफ अगर जानवर दिख भी रहे हैं तो आप उससे पूछेंगे कि ये जानवर बहुत परेशान कर रहे हैं तो वो आसानी से ये कह सकता है बिना किसी झिझक के कि इनको तो भगवान ने कोई नौकरी नहीं दी है, इसलिए जिस खेत में खाते हैं उसमें और अच्छे से फसल हो जाती है। और वहीं अगर आपको किसी खेत में जानवर ना दिखे या कोई उसमें शायद गाँव में समस्या भी ना हो, तब भी वो ये कह सकते हैं, अगर उसको मुखालिफ में बोलना है, कि साहब यहाँ योगी और मोदी जो है सांड और गाय छोड़ गए हैं। तो इसीलिए इस पूरे चुनाव को देखते रहना, जातियों के समीकरण को देखना, उन सब के बीच में जो नया संयोजन है उसको देखना है। और जो मुद्दे हैं ग्राउंड पर, अगर आप मुझसे चुनाव के बारे में पूछेंगे तो योगी काफ़ी हद तक एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाई देते हैं, लेकिन उनके सामने मुझे लगता है विपक्ष से बड़ी चुनौती अपने विधायकों के खिलाफ जो जनता का असंतोष है। ये एक बहुत ही विचित्र सा समीकरण मुझे दिखता है कि कैसे कोई मुख्यमंत्री इतना लोकप्रिय हो सकता है एक ही समय में और उसके विधायकों के खिलाफ इतनी नाराजगी हो सकती है। ये ज़्यादातर सीटों पर आपको दिखाई देगा कि बीजेपी जो सीटों के टिकट काटना चाहती थी उनको सही से काट नहीं पाई। और मुझे लगता है कि इस समय अगर बीजेपी किसी समस्या से जूझ रही है तो उसके सामने ये ज़्यादा बड़ी समस्या है, ना कि अखिलेश ने जो जातीय समीकरण बैठाए हैं उनका, वो मुझे इतना ज़्यादा बड़ा नहीं दिखता है। क्योंकि वो अगर पार कर रहे हैं तो उनके पास कोई बहुत शिफ्टिंग वाला नहीं। अगर जाट वोट जो पहले फेज़ में था उसके पास शिफ्टिंग कैपेसिटी, यानी जयंत चौधरी के पास इतना था कि वो 70%, 60% अपने वोट को ला सकते थे इस पार्टी पर। लेकिन बाकी तमाम जो उनके गठबंधन है वो सीट ला सकते हैं, यानी जो नेता है उनके वो 1-2 जगह जहां भी लड़ रहे हैं वहां से सीट ला सकते हैं, लेकिन उनके साथ उनकी जाति मूव कर रही है। ये मुझे थोड़ा सा इनके